हेलो एवरीवन। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज सेल मेमोरी। और ये टॉपिक कहाँ पे है? ये टॉपिक क्लास 11th की एनसीईआरटी है ना, जो यूनिट 8 उसके अंदर ये टॉपिक है, सब टॉपिक जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आता है, ठीक है। तो हम सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे और जो मैंने फ्लो डायग्राम्स बना रखे हैं, ठीक है, उन्हीं को देखते हुए चलना। और हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसको हम रेफरेंस लेके चलेंगे एनसीईआरटी से। मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको सेम की सेम एनसीईआरटी से टैली करते हुए चलेंगे, ठीक है। कोई इशू होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सॉरी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं, सेल मेम्ब्रेन हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एनीथिंग, ठीक है, तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली आरबीसी को लेते हैं। आरबीसी को क्यों लेते हैं? आरबीसी को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आरबीसी होती है ना, उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, ना ही कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम अपनी स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करेंगे, ठीक है, सब जब हम करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा डिजायर्ड चीज़ आएंगी, जो हमें डिजायर्ड चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये पता करना है कि वो प्रोटीन्स कितने हैं, लिपिड्स कितने हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ठीक है। तो ताकि हमें अपने डिजायर्ड चीज़ें आ सके, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आरबीसी को लेते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हमारे एक्सपेरिमेंट को हिंडर करे, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा जब आप अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली किसको लिया? अपना मॉडल ऑर्गन आरबीसी को लिया, ठीक है। मॉडल ऑर्गेनिज्म हमने आरबीसी को ले लिया, ठीक है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना तीन चीज होती है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ना, दैट इज लिपिड्स। जो लिपिड्स है, लिपिड्स कितने हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी का रेफरेंस ही लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिपिड्स कितने हैं? 40% है। प्रोटीन्स कितने हैं? 52% है। और कार्बोहाइड्रेट्स कितने? 8% है, ठीक है। जैसे मैंने बना रखा है इसके अंदर, वैसे अपनी नोटबुक में बना लो आप, फ्लो चार्ट की तरह, ताकि आपको जब आप रिवाइज करो तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और फ्लो चार्ट एक माइंड मैप बना देता है अपने आपके दिमाग में, ठीक है। और उसको लर्न करने के लिए बहुत ईजी होता है फ्लो चार्ट। इसलिए हमेशा जब भी आप ये ऐसी चीज़ें याद करो तो हमेशा फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करो, डायग्राम्स की फॉर्म में याद करो, और जितना सिंपल हो सके उतना शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में याद करो, जो आपको हेल्प करता है रिविजन के लिए, ठीक है। तो अब मैंने ये बताया कि जो लिपिड्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जहाँ भी आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तेज बोल रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं धीरे बोल रही हूँ, या फिर मेरी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो यू कैन टेल मी एट दैट पॉइंट ओनली, ठीक है, ताकि हमारा आगे दिक्कत ना हो बीच बीच में, ठीक है। तो प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। अब इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ है, जैसे, ठीक है, अंदर की तरफ हो गया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है? पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अदर्स में आ जाएंगे। अदर्स क्या है? 8% अदर्स हैं। तो अदर्स के अंदर क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। अब हमें ये बताना है कि जो लिपिड अरेंज है ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, अब वो कैसे अरेंज है, ठीक है। तो लिपिड जब अरेंज है तो वो कैसे अरेंज है, तो मैं बताती हूँ आपको। अरेंजमेंट देखो, मैं बताती हूँ अरेंजमेंट कैसे है लिपिड का। दिख रहा है सबको? विजिबल, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसे है देखो। अरेंजमेंट जो ऊपर की लेयर है, इसको ऐसे अरेंज है कि जो उसका हाइड्रोफिलिक, मैं आपको बताऊंगी अभी क्या होता है आगे, जो इसके हेड होते हैं वो टॉप ऊपर की तरफ होते हैं और जिसकी टेल होती है वो बीच में होती है, ठीक है। और अंदर की तरफ देखो, मैंने क्या बताया था, अंदर की तरफ क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, दिख रहा है? हाँ, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपको विजिबल ना, जो मैंने क्या बताया कि जो ऊपर का हेड होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड मतलब जो वाटर लविंग हेड है, मतलब वो हेड क्या है? पानी को प्यार करता है, ठीक है। तो हेड क्या करेगा, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है?
एक्वस इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड इन्वायरमेंट बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर पानी होता है। तो जो पानी वाला पोर्शन होगा वो पानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। और जो अंदर हाइड्रोफोबिक है, मतलब जो टेल होती है वो क्या करती है, पानी से डरती है ना, तो वो क्या करेगी, अपने आप को ऐसे अरेंज करेगी कि वो छुपा लेगी अपने आप को, तो बीचों बीच अरेंज हो जाएगी, हेड टेल बीचों बीच अरेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो इसके अंदर टेल होती है उसके अंदर नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल होती है। अब आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में नॉन पोलर मतलब जो पोलर, आपको पता है हाइड्रोफिलिक हेड था वो क्या था, पोलर था, जो कि पानी के कांटेक्ट में आ रहा था। तो टेल क्या है, नॉन पोलर है, उसको पानी से बिल्कुल डर लगता है, तो वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आती। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो, ठीक है। तो उसके लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, और क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती है, और सिंगल क्या होता है, सिंगल नीचे जो बॉन्ड होता है ना वो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से बनी हुई होती है। और उसको कैसे प्रोटेक्ट होती है, वो एक्वस इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा जो एक्वस इन्वायरमेंट होता है ना, चारों तरफ एक्वस इन्वायरमेंट है, तो इसलिए वो अंदर की तरफ अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेती है ताकि वो जो उसका मतलब ताकि वो जो कॉन्टैक्ट है वाटर के कॉन्टैक्ट में वो ना आए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कुछ भी, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मैंने ये बताया आपको क्या होता है। अब मैंने ये बताया कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, अब इसको भी बताएंगे मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसके अंदर मैंने क्या बताया कि हर चीज़ को पास नहीं कर सकती। जैसे आप सिंपल मान के चलो ये बात कि जो बड़े बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपने घर पे वो एक गार्ड रखते हैं, ठीक है। तो वो गार्ड होता है ना, वो क्या करता है, उसको पास दिखाना पड़ता है कि नहीं, पास दिखाना पड़ता है कि वो ये बताता है कि अगर उसको पास दिखा दिया और उसको ये बोला कि मेरे को अंदर जाना है और मैं अंदर वाले इंसान को जानता हूँ, तभी वो आपको अंदर पास होने देता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो कुछ टाइप्स के पास होते हैं। चलो आप मान के चलो घर नहीं जा रहे, सिंपल मानो कि आप एक सिनेमा हॉल में जा रहे हो, ठीक है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो आपके पास 3 टिकट होती है, ठीक है। आपको टिकट दे दी जाती है और आपको ये बोला जाता है कि आपको इस हॉल में जाना है, इस हॉल में जाना है या इस हॉल में जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही जब ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी कुछ क्या होते हैं, गार्ड्स होते हैं, मान के चलते हैं हम, गार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो गार्ड क्या कहते हैं, वो बेसिकली पास देखते हैं कि भाई जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो इसमें जाएगा, ठीक है, छोटा मॉलिक्यूल होगा वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, बल्क मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है, बल्क मतलब एक साथ सारा, ठीक है। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर क्या जाते हैं, लिपिड्स जाते हैं, लिक्विड्स जाते हैं, लार्ज बल्क का मतलब ही होगा लार्ज, तो लार्ज जाएंगे, सॉलिड जाएगा, लिक्विड जाएगा, और लार्ज बाहर की तरफ ही जाते हैं, आउटसाइड जाते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक में क्या होता है कि स्पेसिफिक क्या है, मैंने ये बोल दिया कि नहीं यही करना है। बायोलॉजी में सेल थ्योरी स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक वही करनी है, तो स्पेसिफिसिटी मैंने वहां बता दी, तो दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। और एक बार मैंने आपको ये बोला कि चलो पूरा सेल बायो पढ़ के आ जाना, तो वो क्या है, बल्क है आपके लिए, ठीक है। और मैंने बोला कि सेल बायो नहीं पढ़नी, मैंने आपको बस बोला है कि सेल थ्योरी पढ़ के आ जाना। तो सेल थ्योरी क्या है, स्पेसिफिक है, मैंने आपको स्पेसिफिक इंडिकेशन दिया ना कि वही पढ़ के आना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक में ये होता है कि वही मॉलिक्यूल जा पाएगा जिसको स्पेसिफिक एंट्री दे दी जाएगी, ठीक है। मान के चलो कि वीआईपी पास है, ठीक है, स्पेसिफिकली वीआईपी लोग ही जाएंगे उसमें, उस कंपार्टमेंट में, है ना। तो ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो ग्लूकोज क्या कौन जाता है स्पेसिफिकली, कौन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, पोटेशियम जाएगा, सोडियम जाएगा, गैस जाएंगे, और हाइड्रोजन वाटर वगैरह चला जाता है, ठीक है, ये बता रखा है। अब अगर लिपिड जाएगा तो वो नॉन पोलर होगा, सिंपल बात है। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर, लिपिड भी नॉन पोलर। अब हम दोस्त कैसे बनाते हैं, आप खुद बताओ ना, दोस्त कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं कि भैया हमारे साथ दिख रहा है ना, तो चलो इसे दोस्ती कर लेते हैं। तो ऐसे लिपिड दोस्ती कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर होती है और लिपिड भी नॉन पोलर होता है, तो इजिली पास हो जाती है, ठीक है। और वाटर किसके थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, कोई भी सोल्यूट मूव करता है, किसकी वजह से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, उसको हमने बोल दिया कि ऑस्मोसिस है। मतलब कि
हाई है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी कंसंट्रेशन थी और यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है, तो पानी हमेशा कहाँ जाएगा, ज़्यादा से नीचे तक फ्लो करेगा, ठीक है। तो बीच में एक बैरियर होता है, सिलेक्टेबल परमिएबल बैरियर, ठीक है। तो वही बैरियर अलाउ करता है उसको उधर से इधर जाने में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा वाटर। आपने देखा होगा ना आपके घरों में आरओ लगे होते हैं, तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही लगे होते हैं, ठीक है। अब गैसेस कैसे जाती हैं, आपको पता है गैस को तो कोई ना पकड़ सकता है ना कुछ कर सकता है, तो गैसेस कैसे जाएंगी, डिफ्यूजन के थ्रू जाती हैं, ठीक है। अब और सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, फ्रक्टोज, ये सारी चीजें किसके थ्रू जाती हैं, इनके थ्रू कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये चैनल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जिसको हम बोलते हैं चैनल्स या कैरियर्स। उनके थ्रू ही ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास किए जाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया, बल्क क्या है, स्पेसिफिक क्या है। अब मैंने ये बता दिया कि वाटर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा, गैस जाएगी तो किसके थ्रू जाएगी, है ना। और मैंने ये बताया कि सोडियम जाएगा, पोटेशियम जाएगा, कैल्शियम जाएगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा। तो मैंने बोला कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, चैनल्स होते हैं। चैनल्स क्या करेंगे, उनको मूव करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं जा पाते। तो चैनल्स और कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो चैनल्स क्या होंगे, चैनल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं किसकी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमेशा कंसंट्रेशन हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं चैनल्स, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चैनल्स जाएंगे, तो उसको हमने बोल दिया कि वो पोलर ट्रांसपोर्ट है। क्या बोला हमने, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्या बोला हमने उसको, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या आते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आता है, ठीक है। और कैरियर में क्या होता है, कैरियर में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है। मतलब मैंने क्या बोला, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अब सिंपल बात है कि यार तुम देखो, तुम ना एक मग लो, मग में पानी डाल दो, ठीक है, और मग को नीचे की तरफ डाल दो, तो नीचे की तरफ जब वो जाएगा तो ऊपर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ नीचे की तरफ कंसंट्रेशन चला जाएगा। अब तुम ये सोचो कि उस पानी को जो तुम डाल रहे हो ना, तो उसको दोबारा ऊपर जाएगा तो वो नहीं जा पाएगा ना, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है उसके अंदर कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ना ही कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जो कैरियर मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो ऑब्वियसली बात उसको एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो सोडियम पोटेशियम जो पंप्स होते हैं उनके वो चैनल्स ऑपरेट होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर एटीपी का रिक्वायरमेंट होती है। और जो कि सिंपल जो ग्लूकोज हो गया है ना, ग्लूट चैनल्स हो गया हमारी बॉडी के अंदर, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं। आया समझ में यहाँ तक, कोई डाउट, जल्दी बोल रही हूँ, धीरे बोल रही हूँ, तेज बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ, ठीक है, तुम बता सकते हो मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब सिंपल बात है कि अब नेक्स्ट मैंने बताया था कि आप कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बताया था, देखो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, उसको बोला हमने पेरिफेरल प्रोटीन, और जो बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको मैंने बोला कि इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब एक बात बताओ, सिंपल बात है कि जब हम इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे प्रोटीन्स का, तो सबसे पहले कौन से प्रोटीन्स निकलेंगे बाहर, सबसे पहले कौन से प्रोटीन निकलेंगे। अब देखो ना, जो दो मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन लगा हुआ है, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ भी केमिकल चीजें डाली तो ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला फटाफट बाहर निकल जाएगा, है ना। और जो इंटरमेम्ब्रेनस होगा, जो मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ होगा, वो क्या होगा, वो लेट बाहर निकलेगा। तो बाहर एक्सट्रैक्शन सबसे पहले किसकी होती है, पेरिफेरल प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन पहले हो जाएगी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की या फिर इंटरस्पैनिंग प्रोटीन की एक्सट्रैक्शन जो होती है वो बाद में होती है, ठीक है, मतलब वो बाद में होती है। तो एक्सट्रैक्शन सबसे पहले किसका हो जाएगा, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल प्रोटीन का, जो कि इजीली एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो कि विद इन द मेम्ब्रेन है और डिफिकल्ट हो जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब पता है कि जो शुगर है, शुगर को अगर हमने अटैच कर दिया तो वो शुगर कैसे अटैच होती है, प्रोटीन्स के ऊपर अटैच होगी तो ग्लाइको प्रोटीन, अगर लिपिड्स के ऊपर अटैच होगी तो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। अब मैं आपको बताऊंगी सारा डायग्रामेटिक से कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। अभी पहले जो मैंने आपको बता दिया वो बता दिया, उसके बाद हम एनसीईआरटी देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से देखेंगे कि हमने जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, और अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठ जाना, ताकि जो मैं अभी अंडरलाइन करती हुई चलूंगी वो आपको भी अंडरलाइन करना है और उसी से पढ़ना है, ठीक है। अपने नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए साथ साथ।
देखना है कि जो नोट्स में लिख रहे हो वो एनसीईआरटी में प्रेजेंट है भी या नहीं, या ऐसे लिखे जा रहे हो, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी खुद, ठीक है। अब देखो, और साथ साथ मेरी भी देखना, जो मैं लेक्चर्स कराऊंगी ना तो उसमें आप देखते रहना, ठीक है। अब देखो रोल क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि पोलर ट्रांसपोर्ट करता है, गैस भेजता है, वाटर भेजता है, ये भेजता है, वो भेजता है, ठीक है। तो मतलब इसका काम तो ट्रांसपोर्टेशन में होगा ही होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन तो करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अंदर भी करेगा, बाहर भी करेगा। ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ मतलब सेल की ग्रोथ करेगा, ग्रोथ में भी हेल्प करता है, सेल की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। सेल और सेल के बीच में इंटरेक्शन करता है, मतलब क्या करता है, कम्युनिकेट करता है सेल के बीच में, ठीक है। ये बताता है कि भाई मैंने ये भेज दिया तो उसको पकड़ लियो, मैंने ये भेज दिया तो उसको रिसीव कर लेना। तो वो इंटरेक्शन होती रहती है उनके बीच में, बातें करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया। और सिक्रेशन में तो सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है। सिक्रेशन में जैसे हार्मोन की सिक्रेशन हो गई है ना, आपकी बॉडी में केमिकल्स जो होते हैं उन सब की सिक्रेशन होगी, तो सब में सेल मेम्ब्रेन का काम आता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके देखो एनसीआर वैसे बहुत सारे मॉडल्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ चुका है, और 4 साइंटिस्ट हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है आपको, उन्हीं का पता होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है। अब अरेंज, ठीक है, बस 4 साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ना है और उनके मॉडल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडल कौन कौन से होते हैं। अब देखो सिंपल बात है कि मॉडल में क्या कह दिया हमने, अरेंजमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर अरेंजमेंट है ना लिपिड और प्रोटीन की, तो उसको हमने बोल दिया कि वो, मतलब सिंपल बात है कि मॉडल्स में ये दिया गया था कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है ना वो कैसे अरेंज है एक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो हर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी। तो पहला था डेनियन डेविसन ने ये बोला कि जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं ना वो सैंडविच की तरह अरेंज होते हैं। सैंडविच मतलब आपने नीचे एक ब्रेड रख दिया, ऊपर एक ब्रेड रख दिया और बीच में उसके फिलिंग्स रख दी, तो ऐसे ही होता है, ऊपर एक मेम्ब्रेन बैरियर, नीचे एक मेम्ब्रेन बैरियर, बीच में फिलिंग्स होगी। फिलिंग्स क्या थी, लिपिड्स और प्रोटीन्स। आया समझ में। तो डेनियन डेविसन ने ये बोल दिया कि सैंडविच मॉडल होता है, ठीक है। रोबर्टसन मॉडल ने क्या कहा था कि उसने ये कहा था कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है, मतलब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ये था, उन्होंने ये बताया था कि जो मेम्ब्रेन होती है ना वो क्वाजी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वाजी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, ना ज़्यादा सॉलिड होगी और ना ज़्यादा लिक्विड होगी, मतलब बीच बीच की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। मतलब ना ज़्यादा सॉलिड ना ज़्यादा लिक्विड, क्योंकि ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी तो भी मूव नहीं कर पाएंगे पार्टिकल्स, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो आपको चाहिए, और ज़्यादा लिक्विड होगी तो भी वो बह जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ चाहिए जो हमें सेमी लिक्विड हो या सेमी फ्लूइड हो या क्वाजी फ्लूइड हो, ठीक है। एनसीईआरटी इसको बोलती है क्वाजी फ्लूइड, ठीक है। अब उसके बाद ये बताया था कि जो प्रोटीन की जो मूवमेंट होती है वो लेटरल मूवमेंट होती है। लेटरल मूवमेंट जैसे कि देखो प्रोटीन्स की जो मूवमेंट होती है वो लेटरल मूवमेंट होती है। कहने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पर है ना ये प्रोटीन, ये ऐसे 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 मूव करेगा, साइड बाय साइड मूव करते हैं, उसको बोलते हैं हम लेटरल मूवमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटरल मूवमेंट। आया समझ में। ये सब चीजें थी। अब उसके बाद हम ये पूरा सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक था। अब जो हमने पढ़ा उसको हम सेम टू सेम मैच करते चलेंगे एनसीईआरटी से। हमने क्या पढ़ा, ठीक है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में सेल मेम्ब्रेन खोलो, यूनिट नंबर 8 पे है, ठीक है। यूनिट नंबर 8 में सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है, उससे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हमने जो मॉडल लिया था वो क्या लिया था, हमने जो मॉडल लिया था वो ली थी हमने रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया कि जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होती है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये भी हमने पढ़ लिया। द मेजर ऑफ लिपिड्स, जो सबसे ज्यादा मेजर लिपिड्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं बायलेयर में, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और जो लिपिड्स होते हैं दैट आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड, ये भी हमने पढ़ लिया है ना, पढ़ा था ना हमने अभी, ठीक है। और उसके बाद
जो ये बताता है दिस इंश्योर दैट, ये भी हमने पढ़ा कि नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये बताया था। ये भी बताया था कि जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन्स आर आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये भी इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि किसके अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब ये भी बोला कि मैंने कि जो रेशियो होता है किसका, प्रोटीन का, लिपिड्स का, वो डिफरेंट में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर 52% प्रोटीन्स होता है, 40% लिपिड्स होते हैं, और जितने बचे होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और ये वेरी करते हैं सेल टू सेल। ठीक है, अब एक्सट्रैक्शन मैंने बताया था ना कि एज ऑफ एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू दो टाइप मैंने बताए थे, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। पेरिफेरल कहाँ लाई करते हैं, पेरिफेरल लाई आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, और उसके बाद जो अंदर की तरफ बरेड होते हैं या अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हमने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखो बाहर की तरफ प्रेजेंट थे ये क्या थे, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब जो अंदर की तरफ प्रेजेंट थे उसको हमने बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन क्या थे, ये थे इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो मैंने बताया था शुगर है, तो मैंने इसको क्या नाम दिया था, अगर लिपिड पे शुगर अटैच होगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अगर ये शुगर अटैच होगी प्रोटीन पे तो हमने इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और बताया था कि फोस्फोलिपिड बायलेयर होती है, अरेंजमेंट ऐसे होते हैं। ये बताया था जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, 50% ऊपर होता है, 50% नीचे होता है। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सब सिंपल मॉडल देखो, एनसीईआरटी ये कहती है ना कि जो स्ट्रक्चर दिया था किसका, सेल मेम्ब्रेन का, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, उसने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था उसको हमने। ठीक है, ये बोल दिया। अब ये बोला कि जो उसका नेचर होता है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, ये मैंने बताया। ठीक है, और उसमें लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन की। ठीक है, और उसके बाद इंश्योर करती है, वही लेटरल मूवमेंट इंश्योर करती है कि उसके अंदर फ्लूइडिटी होगी या नहीं होगी, कितनी फ्लूइडिटी है कितनी नहीं है। ठीक है, ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका वो किस में हेल्प करती है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करती है। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन मैंने बताया था ना, सेल टू सेल कम्युनिकेट करती है, देखती है कि जो सेल में मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, देखते हैं, जंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सिक्रीशन मैंने बोला, एंडोसाइटोसिस मैंने बताया, सेल का डिवीजन वगैरह, ये सब चीज़ें इसका रोल है, इसकी वो। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि जो इसका मेन फंक्शन होता है, सेल सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होगी मतलब हर कोई आ नहीं जा पाएगा। ठीक है, जा नहीं पाएगा, कोई भी आए और कोई भी चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेल क्या करेगी, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास अलाउ करती है, मैंने बताया था ना पास अलाउ करती है, और पास से ही वो आधे मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजती है और आधे मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजती है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि अगर विदाउट एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं हो रही, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो डिफ्यूजन हो जाएगा, है ना, डिफ्यूजन हो जाएगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और वाटर का मूवमेंट होगा तो वाटर में मूव फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, वाटर मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे, इसको हमने बोल दिया कि ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया। अब ये बताया कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऐसे क्रॉस नहीं कर पाते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर को, बताया था ना, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें कुछ कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं, मैंने बताया कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, जो कि फैसिलिटेट करते हैं किसको, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये बताया फ्रॉम लोअर टू दी हायर कंसंट्रेशन, इसको हमने बोल दिया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ही होता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ही होता है इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, और इसके अंदर एटीपी की यूटिलाइजेशन होता है, और इसको हमने बोल दिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। और इसका एग्जांपल क्या बोला, सोडियम पोटेशियम पंप। अब एक बात बताओ मुझे, जो हमने पढ़ा वो कुछ भी ऐसा था जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो हम सारा चीजें जो भी पढ़ रहे हैं ना, बेशक छोटा टॉपिक पढ़े, पर छोटा टॉपिक ऐसा पढ़े कि उसके अंदर फ्लो चार्ट्स हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपको एनसीईआरटी का देखना है। ठीक है, और एनसीईआरटी से ही मैच करते हुए चलो, और एनसीईआरटी ही बताएगी कि क्या, एनसीईआरटी से ही हम मतलब हाईलाइट करते हुए चलेंगे। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
ठीक है। और इस टॉपिक को आप पढ़ के आना अच्छी तरह, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इसके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके बुक में आ चुके हैं, सॉरी आपके जो एग्जाम्स में आ चुके हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी ही इनफ है या कुछ और मटेरियल्स भी चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को बेसिकली देखना बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।